कि मैं जंगी एतबार से दुनिया की सबसे बेहतरीन और तजर्बाकार फौज का कमांडर हूं। रवायती जंग हो चाहे गैर रवायती, चाहे हॉट स्टार्ट हो कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो क्या सराहियाँ थी, जो कुछ लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी, कुछ लोग डरे सहमे बैठे थे, वो सारे मामला जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। आर्मी चीफ ने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। लाहौर से उनका आगाज़ किया है, जो उनका आबाई शहर भी है। और इस हवाले से ISPR ने बाकायदा आज एक प्रेस रिलीज जारी की है और उनकी ट्वीट के बाद जो उनकी प्रेस रिलीज है उसके बाद मामला बड़े क्लियर हो गए हैं। अब नया आर्मी चीफ कौन हो, सबसे बड़ा सवाल ये तो सवालात उठते रहेंगे, एनालिसिस होते रहेंगे कि राहील शरीफ साहब ने पाकिस्तान में क्या किया, वो कितने कामयाब हुए, कौन सी जगह हैं जहां पे वो कामयाब पूरी तरह से नहीं हो पाए, उनके पीछे वजूहात क्या थी। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, एनालिसिस होते रहेंगे। लेकिन नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसमें प्रायोरिटी लिस्ट है। सबसे पहले जो नाम आ रहा है, मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पे साथ साथ दिखाता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात साहब, ये GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर हैं और ये बड़ा मोतबर ओहदा समझा जाता है पाक फौज में। इससे कबल वो डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी रह चुके हैं और इसमें इनकी जो पाकिस्तान की जो जोहरी तवानाई है, जो एटमी असासे हैं और जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ये इससे पहले निभा चुके हैं। बड़ा अहम वो ओहदा था, इस वक्त भी बड़ी अहम सीट के ऊपर हैं और ये सीनियरिटी में नंबर 1 पर है। नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद, ये कोर कमांडर मुल्तान हैं और इनके हवाले से जो हमारे पास इतलात हैं, ये स्वात में शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस कर चुके हैं। बड़े ज़बरदस्त सोल्जर हैं, बड़े ज़बरदस्त फौजी हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि फौज के सरबराह होने के लिए जितनी भी ऑपरेशनल और स्टाफ की जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो ज़रूरत है वो इन्होंने तमाम अदा की हैं। तो इनके बारे में भी इससे कबल ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं, तो इनके बारे में प्रेडिक्शंस हैं कि ये एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं इस ओहदे के लिए। तीसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे साहब हैं, ये कोर कमांडर बहावलपुर हैं इस वक्त और इससे कबल ये स्वात ऑपरेशन के दौरान GOC रह चुके हैं वहाँ पे स्वात में, और गैर मुल्की तैनातियों में 2 अहम जिम्मेदारियां इन्होंने अदा की हैं, जिनमें वाशिंगटन में बतौर मिलिट्री अताशी और अमरीकी सेंटकॉम के साथ इनकी तैनाती, ये 2 बड़े अहम ओहदे रहे इनके पास बैरून मुल्क। और यही वजह है कि अमेरिका में चंद सेंटर्स ऐसे हैं जिनके साथ रमदे साहब ने काम किया है, जनरल रमदे साहब ने, और बकौल कुछ तज्जियाकारों के इनकी यही जो खूबी है वो इनके लिए, इनके हक में या इनके खिलाफ जा सकती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाते वक्त। तो ये एक तीसरे दर्जे पे इनकी सीनियरिटी लिस्ट में नाम है। चौथे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, ये इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन है और ये जनरल साहब जो हैं धरने के दौरान कोर कमांडर रावलपिंडी थे। तो अभी ये डिसीजन जो है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत लेगी, हुकूमत ये डिसीजन लेगी कि कौन आने वाले आर्मी चीफ होंगे। आर्मी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है, हुकूमत के पास अपनी चॉइस होती है। लेट्स सी कि कौन आर्मी चीफ होंगे नहीं, लेकिन उनके लिए हालात किस तरह के होंगे ये एक अलग बात है। इस हवाले से हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राहत लतीफ़ साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बड़ी मेहरबानी आपकी ज्वाइन करने के लिए। चौधरी दानियल अजीज साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है और आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुराद सईद मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं रुबीना खालिद साहिबा आपसे राहील शरीफ साहब के टन्योर को आपकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे देखती? देखिए, उन्होंने अपना जो टन्योर है बड़ा डिग्निटी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से जो है गुजारा है और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि जो लोगों की स्पेकुलेशंस थी उनको उन्होंने गलत कर दिखाया और अपने जो मौक़िफ़ था, जो उनका पहले दिन से स्टैंड था, उसके ऊपर डटे रहे। और अभी क्योंकि जिस तरीके से वो जा रहे हैं, मेरे ख्याल कम ही इतनी इज्जत से और इतने एहतराम के साथ लोगों को रुखसत किया जाता है जिस तरह उनको एक्सटेंड की जा रही है इस वक्त।
तो मेरे ख्याल में बड़ा खराज अकीदत भी है, खराज तहसीन भी है उनका जो किरदार रहा है अपने इस सारे दौर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट करती है उनकी तमाम जो उनके इक़दाम थे, और ख़ास करके जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग में जो उन्होंने रोल अदा किया वो भी एक बहुत काबिल तारीफ़ है। तो इन जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मुतमईन है, और इसी तरह से जिस तरह से इदारों का इस्तेहकाम चाहती है, जनरल राहिल शरीफ ने उस इदारों की जो मजबूती की तरफ एक बहुत अच्छा एडिशन किया, और जो एक तरीका कार था उसको फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि उन ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक आने वाले भी जो मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी में मैंने सवाल इसलिए पहले किया है कि जरदाब इस टन्योर में ज्यादा वक्त पाकिस्तान से बाहर रहे हैं और उनके कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, अब जनरल साहब जा रहे हैं और जरदारी साहब वापस आ रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं अब अगले महीने, यानी जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे अभी, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान वापस। मैं पहले मेरे ख्याल में सुनवा देता हूं कि जरदारी साहब के जो कलमात थे वो थे क्या, जो कंट्रोवर्सी जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली थी क्या, सुनवाइए। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। तो हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं, जिसमें आपके बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। उनकी लिस्ट लेके जिसने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी इनसे डर जाएगी। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत कम करो, अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इनसे बजा देंगे। जी, ये आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे, और वो ठीक कह रहे थे कि आपने 3 साल रहना है। ये कम से कम ये बात तो बिल्कुल ठीक थी, 3 साल आपने रहना है, आपने चले जाना है, हमने हमेशा रहना है, तो हमें मत छेड़ें। जी, इसको जोड़ के देख सकते हैं हम कि जनरल साहब जा रहे हैं, उसके बाद जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इस बीच में उन्होंने वापस आने की जो है वो कोशिश नहीं की। देखिए, ये जो क्लिप आपने दिखाया कि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उसकी बहुत एक्सप्लेनेशंस भी दी जा चुकी हैं और उस पर बहुत बहस मुबाहिसा भी किया जा चुका है। तो मेरे ख्याल में इसको फिर से वो एक बंद चैप्टर को खोलना और फिर से उसको डिस्कशन करना शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब के आने का जो आप इसके साथ अगर जोड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरदारी साहब काफी अरसे से हमारे को चेयरमैन साहब आने का बोल रहे थे, और ये कोइंसिडेंस ही है कि शायद उनकी रिटायरमेंट के बाद वो आ रहे हैं, लेकिन उनका आना जो था वो था, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आएंगे भी। तो इसको मेरे ख्याल में एक उस पहराए में फिर वापस पुरानी बातों को लेकर चलना, क्योंकि एक वे फॉरवर्ड चाहिए पाकिस्तान को, एक मूव अहेड करना है, आगे एक मंजिल है लंबी जिस तक हमने पहुंचना है और मिल के पहुंचना है। सब इदारों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे को स्ट्रेंथन करके पहुंचना है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में अगर हम इसी तरह बातें लेके पुरानी लेके बैठ जाएंगे तो शायद हम तरक्की के जो हमारे आगे एक काफी सारे मराइल हैं उस पे पूरे ना उतर सकें। जी, पुरानी बातें यानी जहां सूट करती हैं वहां जिक्र करते हैं, ठीक है, आपका मौके भागे, लेकिन दानियल जी साहब, आपको लगता है ये कोइंसिडेंट है? जरदारी साहब जो बोल कर गए उसके बाद मियां साहब ने एक मुलाकात से इनकार भी किया था, फिर जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। अब कहा यह जा रहा था कि जब तक राहिल शरीफ साहब का टेन्योर रहेगा जरदारी साहब वापस नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। कोइंसिडेंट नहीं, मेरे ख्याल में ये चीजें जुड़वा नहीं है। उसकी वजह सिंपली ये है कि बहुत सारी चीजें और भी हो रही हैं। आप देखें, अभी कल तक जो कराची के मेयर इलेक्ट थे वो हिरासत में थे, उनकी भी बेल हो गई है, बाकियों की भी बेल हो गई है। अब जो मेन अक्यूज थे ये पटेल साहब और ये सारे ये इस केस में थे। आसिम हुसैन साहब तो अस्पताल के मालिक थे, जो टेररिस्ट के ऊपर इल्जाम था कि इनका इलाज करवाया गया वो तो इनके नाम पे था FIR में कि ये भिजवा रहे हैं। तो जब उन सारों की बेल हो चुकी है,
और वो जो पहले दावे किए जा रहे थे चाइना कट और दूसरे तीसरे वो सारे रह गए और अब सिर्फ नैब के केसेस के हवाले से है। तो उसमें तो उस केस में भी जो हालात एक नासाजगार हुए थे और जो एक आप समझ सकते हैं कि एक रंजिश थी किसी सतह पे, वो तो अदालतों के जरिए हल हो गई है। तो मैं नहीं समझता फिर इसमें आगे कोई ऐसा मसला रह गया। वो भी चीज़ आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गो के टेररिज्म के अंदर बेशक बहुत बड़ा डेंट डाला गया है। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि रहील शरीफ साहब की यकीनन अपॉइंटमेंट भी बड़ी सोच समझ के की गई थी। इसी तरह नेवी के चीफ की, एयरफोर्स के चीफ की और दीगर जो हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के या इवन जस्टिस के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए गुड गवर्नेंस का मुजाहरा करते हुए और आइंदा भी इंशाल्लाह जो कि हम देख रहे हैं इसी तरह की मिसाल जो है कायम की जा रही है। सो मैं समझता हूं कि ओवरऑल ये जो एक मीडिया में तासर देने की कोशिश की गई थी काफी सालों के लिए कि जी उसमें एक मंत्रा था कि जी अब कोई और ही करेगा और फिर आगे से कच्ची सी हंसी भी करते थे कुछ एंकर कि अब कोई और ही करेगा बड़े खुश होते थे। हाँ जी। तो चले अच्छा है, मेरे ख्याल में उनके लिए भी थोड़ा सा सुलझने का टाइम आ गया है और मामला जो है वो आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक ही आगे चलने चाहिए जैसे कि चल रहे हैं। सो आई थिंक बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक चीज थी ना, इसमें दानिश साहब एक चीज की बेहतरी है। मैं उस पे क्योंकि अभी इतनी जल्दी इतना आगे नहीं बढ़ेंगे हम। मुराद सईद साहब, इमरान खान साहब ने जलसे में राहील शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया था कि आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ऑफर को ठुकरा दिया है जो वो आपको दे रहे थे। वो ऑफर क्या थी? और वाकई अब शुक्रिया अदा करने का वक्त आ गया है कि तमाम ऑफर्स को ठुकराते हुए राहील शरीफ साहब ने रिटायरमेंट का फाइनली वो फैसला कर लिया है जो वो बहुत पहले कह चुके हैं। लेकिन क्योंकि बीच में ऑफर्स थी और इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया था, वो थी क्या ऑफर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, जनरल राहील शरीफ साहब का पूरी कौम शुक्रगुजार है और पूरी कौम जो है वो शुक्रिया अदा कर रही है अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। आपके सामने है कि किस तरह उन्होंने फौज की इमेज को बेहतर बनाया, किस तरह फौज को सियासत से अलग रखा, किस तरह हमारी सरहदों की हिफाजत वो करते रहे। और आपने देखा कि जो दहशतगर्दी की एक लहर थी पाकिस्तान के अंदर, उसके खात्मे के लिए जो इकदाम उन्होंने उठाए, फाटा का इलाका पूरा जो है वहां पे आपको क्लियर करके दे दिया। लेकिन जो अभी दानियाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनसे चंद सवाल करता हूं कि फाटा में आपके वजीरिस्तान और बाकी इलाके जो है वो आपको आर्मी ने क्लियर करके दे दिए। लेकिन आज जब राहील शरीफ साहब रुखसत हो रहे हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक पॉलिटिकल हुकूमत का काम होता है वहां पे रिहेबिलिटेशन करना, वहां पे जिंदगी को फिर से रवा दवा रखना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो अभी आपको वो काम करना है। आपने अभी तक काउंटर नैरेटिव आपने नहीं दिया जो कि आपको देना है। पंजाब के अंदर रेंजर्स को वही इख्तियारात जो कि कराची के अंदर रेंजर्स को हासिल थे, वो इख्तियारात आज तक नहीं मिले। वो भी आज आपसे तकाजा हो रहे कि वो इख्तियारात आप कब दे रहे हैं। और जो पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर दहशतगर्दों की ठिकानों की बात होती है जो कि एक छोटू गैंग ने उनकी पूरी गुड गवर्नेंस को बेनकाब किया था, आज वो भी सवाल हो रहा है कि आप वहां पे क्यों इख्तियारात और कब इख्तियारात देंगे। रही बात ये कि फौज की पॉलिसी क्या होगी या कौन ऑफर कर रहा था, कौन ऑफर नहीं कर रहा था, आगे क्या होगा, या कि कौन उनके जाने से गलतफहमी या खुशफहमी का शिकार है, तो फौज की पॉलिसी में तो कोई रद्दबदल नहीं आएगा। उनकी पॉलिसी बिल्कुल आगे उसी अंदाज से जाएगी। राहील शरीफ ने यह किया कि अगर डान लीक्स आप देखे, न्यूज गेट देखे, जब हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा उनको सियासत में लाने की या खींचने की बात भी हुई, थोड़ा सा डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं कि कंट्रोल बनाने के और कलम तंजीमों के हवाले से उनकी तैनात जो है वो आपके सामने है। लेकिन वो फोकस्ड रहे, वो अपने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहे और अपने काम को और ज़र्ब अज़ब को और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे रखा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आगे रखा। इमरान खान साहब ने ये कहा था, मैं वो बाद में दानियल साहब से पूछूंगा कि ऑफर हुई थी क्या, दानियल साहब ने या इनकी गवर्नमेंट ने ऑफर की थी, बाद में पूछूंगा। लेकिन जनरल साहब, जितना बड़ा हीरो बनाया है, मीडिया ने भी इवन इसमें काम किया है, ISPR ने बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से इस दफा, ये एक नई ISPR थी जनरल राहील साहब के साथ जो थी, इसका क्रेडिट आप जनरल बाजवा साहब को भी दे सकते हैं कि फौज की इमेज बिल्डिंग में, जर्नैल की इमेज बिल्डिंग में इन्होंने बहुत काम किया है। अब जब ये कारनामे साथ चल रहे हो, इतना बड़ा इमेज बन जाए, तो सर ये कुदरती अमर है कि लोग तवक्कुआत लगाते हैं आपको ड्यूटी से बढ़ के भी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी ऐसी है कि पाकिस्तान में जर्नैलों ने अपनी ड्यूटी से बढ़ के भी काम किए हैं, वो काम भी किए हैं जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब इसको जमहूरियत के खिलाफ साजिश के तौर पर पेश किया जा सकता है। इदारे पे कितना दबाव होता है ऐसी सूरत हाल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पहले जो
4 जनरल्स के नाम लिए हैं। ये चारों के चारों जनरल्स ने जनरल रहील शरीफ के नीचे काम किया है उनके टेन्योर में, और वो चारों के चारों जनरल जो हैं वो अपने अपनी जगह के ऊपर काफ़ी एक अच्छे डिस्टिंग्विश ऑफिसर्स हैं। वो याद रखिएगा कि ये सीनियरिटी है, ये बड़ी मैटर करती है फ़ौज के अंदर। जब फ़ौज के अंदर प्रमोशंस होती हैं तो ऐसे नहीं होता कि आदमी को उठा के किसी और को उठा लिया जाए जब तक उस आदमी को सुपरसीड ना किया जाए, किसी वजह से ना किया जाए। मैं खुद भी रहा हूँ बोर्ड्स के बीच में, लेकिन ये इस रैंक के ऊपर जब आदमी जाता है तो फिर आप याद रखिएगा कि यहाँ पे सब लोग जितने हैं वो सब बड़े एक मोहतात हैं और बड़े प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं। अब देखिए यहाँ सीनियरिटी की बात हो रही है। आप जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि चूंकि चारों के चारों है और चारों के चारों वहाँ पे ट्रेन हुए हैं जनरल रहील शरीफ के नीचे, उन्होंने रहील शरीफ का तौर तरीका देखा है, उन्होंने देखा है किस तरीके के साथ उन्होंने काम किया है। और ये इतनी जो आज जो लोग हर सिविलियंस भी बात यही कर रहे हैं, फौजी तो खैर करते ही हैं बात इस चीज़ के बारे में, आप लोग भी बात यही कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने देखा है कि ये कैसा एक दबंग किस्म का सोल्जर है, कितना एक डिस्टिंग्विश एक आदमी। मैं उन तवक्कुआत की बात कर रहा हूं जो लोग जोड़ लेते हैं कि जाने की बातें जाने दो, ये वो मैं आपको बैनर पोस्टर छपते रहे ना। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ, ये तवक्कुआत लोगों की होनी चाहिए, क्यों ना हो। नहीं, फौज से ये तवक्कुआत होनी चाहिए वो इख्तियार ले ले, नहीं इख्तियार की बात ना करें, या एक्सटेंशन ले ले। नहीं ना एक्सटेंशन वगैरह देखिए, याद रखिएगा आप कि ये एक्सटेंशन उन्होंने पहले अनाउंस खुद कर दी थी वॉलंटरीली, जिससे साफ जाहिर होता है कि इंसान वादे का पक्का है, जो बात करता है पक्की करता है। मैं इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि उन जनरल्स के बीच में है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिनको कि हमेशा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कोई ज़मीन मिलती है 4 कनाल, जो कि बड़ी एक्सपेंसिव लैंड होती है। जब इनको मिली, इन्होंने उस चारों के चारों कनाल लैंड जो है वो शुहदा के फंड्स के बीच में डाल दी। अब बताइए कि ये कैसा एक जज्बा है इस बात इंसान के बीच में है। उसने तो पहले ही कह दिया था जब टेक ओवर ही किया था, जब आए एस चीफ बने थे, कि हमारा खानदान या शहीदों का है या ये जो हम हैं उसमें है, बस हम उनमें से नहीं है जो कि हम भाग के भागेंगे या किसी और जगह जाएंगे। और बात भी ठीक है, भाई भी एक शहीद हुआ, निशान हैदर हुआ, और जो इनका मामू है ये अजीज भट्टी, वो भी शहीद हुए, वो भी इससे निशान हैदर हुए। तो ये फैमिली जो है उसका एक डरता है, जो उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना हुआ था। नए जर्नैल कौन हो सकते हैं, पीएमएलएन की तरजीहात क्या होंगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, ये फैसला करते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ साहब को कोई ऑफर दी थी जिसका उनके ऊपर एलिगेशन लगता रहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी दानियल अजीज साहब, एलिगेशंस आप पे लगते रहे हैं वो ये कि आप ऑफर्स करते हैं, और आपने आर्मी चीफ को भी ऑफर किया था, वाकई किया था सर कि आप एक्सटेंशन ले लें? दानियल साहब जी, आप कह रहे हैं मैंने किया था? नहीं, आपकी गवर्नमेंट ने, आप पे एलिगेशन लगता है ना, मैं आपके सामने रख दिया आपके, ताकि आप उसका पोस्टमार्टम करना चाहें वो कर लें, जवाब देना चाहें वो दे दें। हाँ जी बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मेरे ख्याल में जो सबसे पॉइंटेड चीज़ है वो ये है कि जनवरी में ही गालिबन या जनवरी या फरवरी में आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब ने खुद ही खुद अनाउंसमेंट कर दी कि मैं टाइम पे जाऊंगा। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, जो खुद ही नहीं करना चाह रहे तो कोई क्यों मजबूर करे। तो कोई ऐसी ऑफर नहीं थी, ये सिर्फ आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल किया अपोजिशन ने। तारुल कादरी साहब ने तो यहां तक कहा था कि जो ऑफर है वो मुंह पर दे हमारी, इस तरह का एक जुमला मेरे प्रोग्राम में बोला था। ये सिर्फ ये प्रोपेगेंडा नहीं है जी, प्रोपेगेंडा तो बहुत हुआ है, लेकिन वो जब ये शिफ्ट चेंज होगी तो अक्सर बाद में बातें सामने आती हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल जो मुख्तलिफ जो कैसराइयाँ और मुख्तलिफ बातें जो सुनी जा रही हैं, माजी के जो ओहदों पे फायज लोग थे, तो ये तो जब वक्त आएगा तो जो आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं वो पता चलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, मैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खास तौर पे मेरे ख्याल में जो आपने नाम लिया है आसिम बाजवा साहब का, वो भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया है इस दौर में, बड़ा इंपॉर्टेंट भी इंशाल्लाह बेहतरी सामने आएंगी चीजें। चलें ठीक है। रवीना खालिद साहबा, मुझे आप ये बताएं कि तरजीहात क्या होनी चाहिए हुकूमत की नए आर्मी चीफ के इंतखाब के वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो सीनियरिटी से घबराते हैं और उसको फॉलो नहीं करते।
देखिए हमारा तो मौक़िफ़ यही है और मेरे ख्याल में सब ज़्यादा लोगों का यही होगा कि जो मेरिट पे है, जो सीनियरिटी पे है, क्योंकि ये एक फ़र्द वाहिद की चॉइस नहीं हो सकती। ये पूरा एक इदारा है, उसके अपने मैकेनिज़म्स हैं। उस मैकेनिज़म्स के मुताबिक जो है वो लोग तरक्की पाते हैं और ऊपर आते हैं। हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं, सब इस मुल्क के मुहाफिज हैं, लेकिन जो इदारे की इनर मैकेनिज़म्स हैं और जो उसके मुताबिक जो भी सीनियरिटी पे है और जो मेरिट पे है उसी की तकर्री होनी चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। चूँकि जब आप फेवरेट्स के साथ काम करते हैं तो शायद उनके नताइज जो हैं वो अच्छे की बजाय बुरे आ जाते हैं। नहीं, लेकिन जनरल राहील शरीफ साहब भी वो एक फेवरेट के तौर पे आए थे और नताइज आपके सामने। देखिए वो उन्होंने तो प्रूव किया कि वो वाकई इस ओहदे के शायान शान उनकी शख्सियत थी और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को इस बहरान से निकाला, खास करके जो दहशतगर्दी की जंग थी वो जिस तरह से लीड की, जिस तरह से मोराल उन्होंने बूस्ट किया अपने सिपाहियों का भी और मुल्क के लोगों का भी, तो वो तो मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कहूंगी कि बड़ा काबिल तहसीन है। और ठीक है, आप एक्सेप्शनल समझती हैं उनके किरदार को इस सारे सिनेरियो में। अब मुझे बिल्कुल जी, ठीक है जी, ठीक बिल्कुल है। उन्होंने आपकी पार्टी को क्या लगता है जो है कि क्या तरजीहात होनी चाहिए बहुत नए आर्मी चीफ? देखिए जिस तरह से पहले एनालिस्ट थे आपके, उन्होंने बात की। एक मिनट मैं जरा रुबीना खालिद साहब की बात होता है जी, फैमिलीज का जो डिग्निटी होती है, फैमिलीज की एक अपनी स्टैंडिंग होती है और वो ऐसे खानदान से उनका ताल्लुक भी था कि उनको अपने उस खानदानी वकार को भी लुक आफ्टर करना था और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बड़े अच्छे तरीके से किया है। हम उसको ज़रूर सराहते भी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो इनके रिप्लेसमेंट्स होंगी, जो आने मुस्तकबिल में आएंगे लोग, वो उसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। जी मुराद साहब, और इदारे से मुल्क के आएंगे। तरजीहात क्या होनी चाहिए हुकूमत की नए आर्मी चीफ को चुनते वक्त? जी देखिए इमरान साहब, एक तो जब जनरल राहील शरीफ साहब की हम बात करते हैं, मैं पहले उसका उनके फैमिली बैकग्राउंड की भी बात हुई। घर में 2 निशाने हैदर है और प्रोफेशनल तरीके से वो जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे उन्होंने बढ़ के किया। फिर उसके बाद जो आप पूछ रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, देखिए जो माजी की मिसालें है कि आपने मेरिट को जब इग्नोर किया और किसी सीनियर को आपने इग्नोर करके नीचे से किसी को लेके आए, तो वो मिसालें हमारी तारीख में कुछ अच्छी नहीं है। वो मिसालें मौजूद है, लेकिन हमने इदारे को मजबूत करना है। उसमें जो भी सीनियर होते हैं या सीनियरिटी लिस्ट में जो 4 जनरल की आपने बात की, ये कोई किसी तरीकेकार से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं, तो बिल्कुल मेरिट पे फैसला होना चाहिए और मेरिट पे ही फैसले की हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जो माजी की मिसालें हमारे सामने हैं कि जब आपने सीनियर्स को इग्नोर किया और आप नीचे से किसी को लेके आए, तो उसके नतीजे कुछ अच्छे पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ठीक है, मैं जनरल साहब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे। देखें मामला यह है कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो राहील शरीफ साहब ने काम शुरू किए थे, सारे मुकम्मल नहीं हुए। ऑपरेशन ज़रब का एक फेज अभी चल रहा है। कराची ऑपरेशन 2016 में मुकम्मल होना था, वो अभी भी यानी चलाना पड़ेगा। जो दहशतगर्दों का और करप्शन का गठजोड़ था वो पूरी तरह नहीं टूटा है। ये वो सारी चीजें हैं जो अभी रह गई हैं। कुछ और चीजें भी हैं जो रहती हैं। बहुत सारी कामयाबियां एक तरफ, लेकिन कुछ चीजें अभी पाइपलाइन में हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? फौज असेसमेंट ठीक नहीं कर सकी, नहीं, डेडलाइन ठीक नहीं दी थी, सिविल गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, क्या मामला क्या है? देखिए बात यह है कि ये याद रखिएगा कि तमाम मंसूबे जितने भी बनाए गए, उसके जो चीफ एडवाइजर हैं वो सिर्फ एक आदमी है, वो है जनरल रहील शरीफ। अब जनरल रहील शरीफ इज द मेन एडवाइजर जो कि अपनी गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है। और अगर एडवाइजर की बात को सुनना, समझना और उस पर फिर अमल करना, यह हुकूमत का काम है। अब देखें जो चीज़ें क्यों रह गई हैं, बाकी चीज़ें ये अभी तक ख़त्म हो गया होता जब अपनी प्लान जो हुकूमत ने बनाई, जो कि नेशनल एक्शन प्लान थी बनी हुई, तमाम ने इकट्ठे मिलकर बनाई, उसमें 1 साल के बाद
जब बाजवा साहब ने बोला, कर्नल बाजवा ने, जो हमारे जो PSPR के डीजी हैं, ब्रीफिंग दी थी, जब उन्हें बताया कि जी कि देखिए जो 4 पॉइंट्स निकात हैं वो फौज थे, वो तो फौज के वो तो उन्होंने हल कर दिए, और अब जो 16 है जो सिविल हुकूमत करनी है, सिविल हुकूमत को अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने, उस पर बड़ा वाविला हुआ, ये इस पर पार्लियामेंट में वाविला के फौज कौन होती है हमें बताने। भाई आप दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं, आपका एक आपने एक लाइन ड्रॉ की है, एक फार्मूला ड्रॉ किया है, उस फार्मूले के बुझ में फौज है जो कि आगे जाके सारा काम कर रही है। आपने जो काम करने हैं आपने उसके बारे में पॉइंट आउट किया गया है कि आपके इदारे काम नहीं कर रहे, वो काम पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डिले हो रही है, याद रखें आप। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस यह है कि जनरल रहीम शीर के वक्त आप ये कह रहे हैं कि जनरल रहीम शीर साहब के जिम्मे अपने जितना काम था वो उन्होंने किया है, मैं अगर सपोर्ट नहीं मिली तो मामला लटक गया। मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज पेश करना चाहता हूँ, आप कराची को सामने ले लीजिए, ये कराची को सामने ले लीजिए। उस वक्त हमारे शाह साहब जो थे, कामिल शाह साहब ही चीफ मिनिस्टर थे, और 18 जनवरी को 18 ये किस क्या महीना था वो, जुलाई का महीना था, उसके बीच में जो रेंजेस की पावर्स थी वो खत्म हो गई और नई पावर्स, मामला बहुत लटकता है। और वो देखिए आप, तो वो फिर जाना पड़ा, ये गए वहाँ जरदारी साहब के पास दुबई में, ये हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे वहाँ के, और फिर आए वाकई से फिर आगे दी। ये इससे नजर आता है गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो इस चीज तरफ नहीं थी कि ये हमने चीज को खत्म करनी है, इसलिए चीजें ये आगे चलती गई हैं, जिसमें रहीम शीर साहब का कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा है गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट को इसमें डिसीजन लेना चाहिए था, उनको देना चाहिए। उस पे शिकायत जो है वो राहील शरीफ साहब को भी रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली तहम्मुल के साथ वो अपना काम करते रहे हैं अपनी डोमेन के अंदर रहकर। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है राहील शरीफ साहब के साथ, जो उनसे कोई नहीं ले सकता कि इतना बड़ा स्ट्रेचर बनाया पाकिस्तान में राहील शरीफ साहब का उनके काम की वजह से, और लोगों ने उनको बहुत ऊपर लेकर गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उतना ही किया जो उनकी डोमेन थी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा और फिर मुझे इमरान खान साहब कौन से सबूत इकट्ठे करके ला रहे हैं बरतानिया से, उस पर बात करनी है। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुराद, मैं इससे पहले कि आपको ले जाऊं पैनामा वाले इशू के ऊपर, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब तो अब वापस आ रहे हैं। आपने मशवरा दिया था माइनस जरदारी फार्मूले का बिलावल भुट्टो जरदारी को कि वो कंट्रोल करें पार्टी को। अब जरदारी साहब आएंगे तो फिर पॉलिटिकल मामलात को वो जैसे चलाएंगे, फिर बिलावल भी वहां पर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के साथ तो आप बिल्कुल नहीं बनने वाली? देखिए, इस तरह के पीपल्स पार्टी के साथ नजरियाती और इख्तिलाफ के साथ साथ इशूज के अंदर भी इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो पानामा स्पेसिफिक एक बिल था सेनेट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए कि मुत्तहिदा अपोजिशन का एक मुश्तरका फैसला था और उसी में वो जो बिल पेश किया गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। लिहाजा उसके बाद उनकी खामोशी समझ से बालातर थी, क्योंकि सब एहतिसाब की बात तो कर रहे थे, लेकिन जब अमली इकदाम उठाने का वक्त आया और हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी, सेनेट में बिल पास हुआ, कौमी असम्बली में इनकी मेजॉरिटी है, तो वो आगे नहीं बढ़ सका। तो उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? बाकी रही जरदारी साहब की बात, इनकी अपनी जुमात है। हमने उनको एक अच्छा मशवरा दिया था कि अगर आप हकीकी मानों में एहतिसाब की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप हकीकी मानों में पीपल्स पार्टी जो कि बिल्कुल जरदारी दौर में खत्म हो गई और चंद सीटें उनके पास रह गई, तो हम तो उनको एक अच्छा मशवरा दे रहे थे, क्योंकि किसी मुखालिफ जुमात ने पीपल्स पार्टी का इतना सफाया नहीं करवाया जितना जरदारी साहब ने खुद अपने हाथों से अपनी पार्टी का किया। तो एक मशवरा था, बाकी इनकी मर्जी है, इनकी जुमात है, इनके कोच है, मैंने ये बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर इमरान मुझे इजाजत है, अभी जो ब्रिगेडियर साहब आप बात कर रहे थे, मैंने चंद सवाल उठाए थे, मैं फिर उसकी तरफ आना चाहता हूं कि मैंने चंद सवाल ये उठाए कि फाटा के अंदर दहशतगर्दों का खात्मा आपने किया और इलाका आपने क्लियर किया, राहील शरीफ के और फौज की कामयाबी के जुम्रे में ये बात आ जाती है, लेकिन वहां पे हमने फाटा रिफॉर्म्स के लिए क्या किया, वहां पे जिंदगी को रवा दवा बनाने के लिए हमने क्या किया, रिहेबिलिटेशन का कोई मंसूबा इन्होंने शुरू किया कि नहीं किया, उसकी तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े, क्योंकि देर पा अमन के लिए जरूरी है कि आप वहां पे जिंदगी का बेहतर तरीके से आगाज कर दें। फिर पंजाब के अंदर जो दहशतगर्दों की ठिकानों की बात होती थी और रेंजर्स की इख्तियारात की तौसी या रेंजर्स को इख्तियारात देने की बात वहां पे होती थी, वो क्यों नहीं हुआ? नेशनल एक्शन प्लान के आपके 20 नुकात थे, उसमें जो आपकी जिम्मेदारी थी हुकूमत की, उसमें आप कहां पे खड़े हैं? फौज ने तो अपनी जिम्मेदारी, आपने कहा कि ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन कर दिया, आपने कहा कि दहशतगर्दों का खात्मा कर दो, दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। ये जो दोनों का मामला है, ये इन दोनों के सामने रख देते हैं ना। पहले रुबीना खालिद साहबा, इमरान खान साहब का मशवरा अपनी जगह पे है, जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आएंगे
तो पूरी तरह से एक्टिव होकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में पूरा हिस्सा लेंगे या बिलावल को फ्रंट फुट पे रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुराद सईद साहब की बात में तजाद था। पहले बहुत जबरदस्त मशवरे दे दिए, फिर उसके बाद कहा कि उनका इंटरनल मामला है, वो खुद जाने। बेशक ये हमारा एक इंटरनल मामला है, ये हमारी पार्टी के अपने लोगों का डिसीजन होगा कि किस तरीके से हम आगे चलेंगे। और बाकी रही हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की बसारत की, सियासी बसीरत की जो बात है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज जो उनके दुश्मन भी थे वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो CPAC का मंसूबा है इस वक्त जो इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है और बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है, वो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब। कौन से दुश्मन? और उनके आप दुश्मनों को बता दें कौन से दुश्मन है जो कह रहे हैं जरदारी साहब के? एक तो दुश्मन कौन है? नहीं, मैं और वो ये कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने जनरलाइज किसी पर्टिकुलरली बंदे का मैं नाम नहीं ले रही। मैं ये कह रही हूँ कि उनके काफी जो नाकदीन थे, अगर कौन बता दे, कौन नहीं कह रहा कि उन्होंने शुरू किया CPAC को? तो नाकदीन भी इस बात पे अब आ गए हैं कि उनकी जो सियासी वो थी, तरबियत थी, जिस तरीके से वो सियासत को चला रहे थे पाकिस्तान में, जिस तरह एक टॉलरेंस की सियासत को फरोग दिया था उन्होंने इस मुल्क में, जिस तरह इफाम और तफहीम के साथ उन्होंने जो एक नई सियासत को यहाँ पे जन्म दिया, मैडम CPAC आपने कहा, CPAC कैसे आया बीच में? विक्टिमाइजेशन को खत्म किया, वो सारी चीजें जो हैं उनको आप उनकी आप नेगेटिव बातें तो सब पता नहीं कहां से झूठी सच्ची मिला के ले आते हैं, लेकिन जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो उन्होंने वाकई इस मुल्क को दिया है, वो उसको कभी भी उसका जिक्र नहीं किया जाता। वो ईरानी जो पाइपलाइन है उसका कहीं जिक्र नहीं होता, CPAC का कहीं जिक्र नहीं होता। जो हमारे दौरे हुकूमत में, जिसको आप समझते हैं शायद इतना कामयाब नहीं था, जो अमेंडमेंट्स की गई, जो तरमीम लाई गई, जो सूबों को हकूक दिए गए, जो इख्तियारात सदर से लेके पार्लियामेंट को दिए गए, जो है सबसे बढ़कर जो है हमारी दौरे हुकूमत में अगर कोई प्रूव कर दे कि एक जो था वो सियासी कैदी था या किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, ये सारे बड़े उनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की सियासत में। आपकी पार्टी ने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि अदालत में नहीं जाना चाहिए इस मामले को, तो वो कतरी शहजादे के खत के बाद तो मामला किसी और खाते में चला गया है। बट दानियल अजीज साहब, अब खबर यह है कि इमरान खान साहब, और जो उन पर तनकीद भी हो रही है कि वो बरतानिया में सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, एक नई एपिसोड आएगी सर? मेरे ख्याल में शायद उनको, आप चूंकि उन्होंने वकील बदल लिया और नया किया नहीं है, तो उनको शायद अदालत की मालूमात नहीं है। उनको ये पता कर लेना चाहिए कि जो 15 नवंबर दी गई थी वो अदालत की तरफ से दोनों अपोजिशन और जो पिटिशनर और डिफेंडेंट के लिए वो आखिरी दिन थी तमाम सबूत जमा करवाने के लिए, और ये बड़ी सख्ती से उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो उनको मुबारक हो, वो जो भी कुछ ढूंढते फिर रहे हैं ढूंढते रहें, लेकिन हमें तो कुछ और खबर है कि वो शायद अपना जो दफा नहीं कर पाए उस हवाले से गए हुए हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि जो बड़ी वावेला मचाया गया, बहुत चर्चा हमने सुना, जो एक प्रिंस थानी के एफिडेविट था, एक और भी एफिडेविट जमा है सुप्रीम कोर्ट में। प्रिंस थानी का एफिडेविट तो था, जो पूरी नैरेटिव और ट्रेल जो थी वो गवर्नमेंट के हक में, यानी प्राइम मिनिस्टर के हक में, उनके बच्चों के हक में थी। लेकिन जो एफिडेविट और पावर ऑफ अटर्नी इमरान खान के सबूत के तौर पर लगा हुआ है उनकी साबिक एहलिया का, वो तो सीधा सीधा उनके खिलाफ जाता है। वो तो कहता है कि इन्होंने पैसे दे के वो खरीदा है और मेरे नाम पे बेनामी रखा हुआ था और तलाक के बाद मैं रखना नहीं चाहती, और उन्होंने अपने कागजों में गिफ्ट लिखा हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इमरान साहब कि आप ये भी जरा दिखाएं ना अपनी स्क्रीन पे वो जो मैं इसका मुराद से जवाब लेंगे, इसका मुराद से जवाब लेंगे कि वकील भी चले गए, सब हो गया। लेकिन जनरल साहब से मैंने ब्रेक से आने के बाद पूछना कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जो राहील शरीफ साहब चले जाएंगे लेकिन वो मौजूद रहेगा। सिक्योरिटी लीक्स की एक खबर थी, बल्कि वो प्लांटेड खबर थी, उसके ऊपर इंक्वायरी अब 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वो कभी 4 दिन में होनी थी, कभी 1 हफ्ते में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई। एक वजीर जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धोकर बैठे हैं। क्या ये इशू नए आर्मी चीफ के आने के बाद खत्म हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, कहां पहुंचेगा? ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी जनरल साहब, ये मामला खत्म हो जाएगा सिक्योरिटी लीक्स वाला, नए आर्मी चीफ के आने के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा, री इन्वेस्टिगेट होगा, या मामला यानी परवेज रशीद साहब के जाने के बाद खत्म हो गया है ऑलरेडी? ये अर्ज मैं ये करना चाहता हूं आपके सामने, इट वॉज ए नेशनल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, और उसकी चेयर कौन कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे थे। बाकी बड़े बड़े
जो अच्छे कायदीन हैं वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे, फौज के भी बैठे हुए थे। अब ये तो इसको इतना डिले करना, साथ में उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट आ रही इस चीज़ के बारे में, फिर ये उसको परवेज रशीद साहब को एक तरफ कर दिया कि उनसे उन्होंने चार्ज ले लिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है ये क्या इंफॉर्मेशन का। सो सवाल ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर को होते हुए एक चीज़ हुई है और आर्मी ने इसका बड़ा एक जो कि जाहिर है ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी को तो नेशनल सिक्योरिटी को तो आर्मी खुद भी चार्ज करके तो वो उसको ट्राई कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली हुई है उन्होंने वो भी उनके सामने रखी। अभी ये इस तरह की छोटी छोटी स्टेटमेंट देना, आर्मी की इन्वेस्टिगेशन में क्या है सर? मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली है जिसके बारे में इससे उसके ऊपर जोर लगाया जा रहा है इसके बारे में, और जो नाम होंगे उसके बीच में जरूर होंगे। लेकिन मैं ये आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि इनको चाहिए था कि ये उस टाइम के सामने चीज़ हुई हो, उनके दफ्तर में हुई हो और वो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ना हो, ये इंडिकेट करता है जिसमें कि शक व शुबात पैदा हो जाते हैं। फिर क्या 7 रोज के बाद फिर आप उसके बाद एक कमीशन का फॉर्म करें जिसमें एक रिटायर्ड एक जज को लगा दिया, आप रजा साहब को लगा दिया, और फिर उसके बाद बाकी को साथ देख रहे। ये बात इससे नजर आता है कि सीरियसनेस के बारे में नहीं है, जिससे नजर आता है कि फिर उसके बाद इसको या बनाया गया है और छुपवाई गई है, और ये या इसके बाद ये है कि ये नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की झूठी खबर है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये बनाई भी गई है और छुपवाई भी गई है, ये तो मानने में आ रहा है, लेकिन कौन जिम्मेदार है वो पता नहीं चल रहा। दानियल जी साहब, इतना लेट सर, अब तक तो सर हो जाना चाहिए था, पता चल जाना चाहिए था। कहां है सर इसकी रिपोर्ट और तहकीकात? जी बिल्कुल, इसमें अपना पाकिस्तान की जो टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस पे लगी रही हैं, उसमें FIA भी शामिल है, MI भी शामिल है, ISI भी शामिल है, और यकीनन ये जो कमीशन बना है उनके काफ़ी अपना तहकीकात के बाद इसमें भी जो ब्रिगेडियर लेवल के ISI के और MI के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। तो जितना भी एविडेंस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या गवाहियाँ हो या कोई और हो, वो सारा यकीनन वो कलेक्ट करेंगे और कमीशन बना हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसको 1 महीने का टाइम दिया गया है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हटाया गया है। तो इसमें बेसिकली वो जो जिस तरफ शायद ये ले जाने की कोशिश की जा रही है वो बात है नहीं। नहीं, ऐसा मुमकिन है कि 1 महीने के बाद इसमें कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो रीइंस्टेट हो जाए और उनकी जगह किसी और को हटा दिया जाए, मुमकिन है? नहीं जी, आप मेरे मुंह में लफ्ज ना डालें। मैंने आपको ये कहा है कि जो आप कह रहे हैं कि देर हो रही है, मैं आपको जल्दबाजी का अंदाजा दे रहा हूं। अब अगर वो सबूत नहीं सामने आते और बात गलत निकलती है, जो कि खुद सारे कह रहे हैं झूठी खबर है, तो फिर आप मुझे बताएं फांसी लगा दे किसी को? किसी ने बनाई तो है भाई, जिसने बनाई है उसको तो कम से कम सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, तो वो यही है ना, डॉन अखबार, उनसे पूछ लें भाई कौन रोक रहा है, कमेटी है, लोग लगे पूछेंगे ना, मैं तो नहीं पूछूंगा दानियल जी साहब, मैं तो नहीं पूछूंगा डॉन अखबार कह रहा हूं। मैंने आपको कमेटी की इंक्वायरी करवानी है, डिपार्टमेंट साहब के एविडेंस कलेक्ट करना है, वो MI और ISI के ऑफिशियल्स हैं, उनको कोई रोकेगा क्या? तो मैंने आपको क्या कह दिया भाई, भड़क क्यों रहे हैं, मेरे पे क्यों भड़क रहे हैं? मैंने खबर लगाई है या मैंने बना के दी है? मैं तो नहीं भड़क रहा भाई, वो आपके लोग से, आप लोगों ने बनाई, आप लोगों ने दी, आप जाने, आपका काम जाने। हम तो पूछ रहे हैं कि इंक्वायरी कब तक हो जाएगी। बस आपने कहा कि मेरी तक हो जाएगी, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। मैं बता रहा हूं, एक तरफ आप कहते हैं देर हो रही है, जब हम कहते हैं जल्दी हो रही है तो आप कहते हैं रीइंस्टेट के लिए। ये हिले हरबे होते हैं ना, हम समझते हैं सारी बात को। और नहीं जी, मैं कल्ला नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। आपने 4 दिन का टाइम आपने दिया था, मैंने नहीं दिया था। दानियल अजीज, 4 दिन का टाइम मैंने नहीं दिया था, आपके वजीर दाखिला ने दिया था। आपके वजीर दाखिला ने कहा था कि मैं इसकी इंक्वायरी कर रहा हूं। आपके वजीर दाखिला ने कहा था कि अभी 1 हफ्ते के अंदर साबित कर देंगे। आपके वजीर दाखिला ने कहा था कि इंक्वायरी हो चुकी है। आपके वजीर दाखिला ने कहा था कि मुझे पता है किसने किया है। खुदा का नाम ले यार, हम तो सवाल करके फंस जाते हैं आपके आगे। और ये पॉलिसी किसी और के साथ कर लिया करें आप भाई, नहीं फंसते आप, मेरे साथ कम से कम ना किया करें प्लीज। आप किसी और के साथ कर लिया करें, ये और बड़े पुराने टैक्टिक्स हैं जी। क्या किया जी मैंने, जरा बता दे जी। साहब, मुराद सईद साहब, आपकी बारी सर, इसी इशू के ऊपर अपनी राय दीजिएगा। इमरान साहब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसके ताने बाने प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिलते हैं और हीले बहाने अगर हो रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं। चौधरी इसार साहब ने कहा था कि 4 दिन के अंदर हम तहकीकात करेंगे न्यूज गेट का, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, ये मजाक नहीं है। आपको इन्होंने ही कहा था ना, हमने तो नहीं कहा था कि 4 दिन में तहकीकात होगी। अब हम ये भी ना पूछेंगे आपने 4 दिन में क्यों नहीं की है। ये इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था। और ये चाह रहे थे, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पानामा के इशू के ऊपर कहा था कि मेरे को वक्त हो रहा है, लेकिन एक बात दानियल साहब को चाहिए कि पिछले 40 दिन के अखबारात निकालें